क्लास 8th। आज हम आपके हिस्ट्री का लेसन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म, जिसमें हम जानेंगे कुछ ऐसी प्रथाओं के बारे में जो उस समय पर हुआ करती थी, गलत थी, और उनमें क्या क्या चेंजेस हुए। तो पहले हम आपके टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस देखेंगे, फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके साथ में एड ग्रेड के कुछ क्वेश्चंस। लेट्स रिकॉल What social ideas did the following people support? तो अब कुछ लोगों के बारे में पढ़ेंगे कि उनके क्या क्या सोशल आइडियाज़ थे कि एक समाज में क्या होना चाहिए। राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय जो थे, स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया, बैन ऑफ सती सिस्टम, विडो रीमैरिज। तो उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को यहाँ पर फैलाने का काम किया था। इसके साथ में उन्होंने सती प्रथा पर बंद करवाया था, बैन लगवाया था। सती प्रथा क्या होती थी कि अगर किसी का हस्बैंड मर जाता था तो जो वाइफ होती थी उसे ज़िंदा जला दिया जाता था। इसके साथ में उन्होंने विडो रीमैरिज स्टार्ट करवाई थी, यानी विधवा जो हो जाती हैं, जो काफ़ी यंग एज में विधवा हो गई हैं, उनकी दोबारा से शादी हो, क्योंकि उनकी पूरी लाइफ अभी उनके सामने थी। दयानंद सरस्वती एडवोकेटेड फॉर विडो रीमैरिज, इन्होंने भी वापस से विधवाओं की शादी और रिफॉर्मेशन ऑफ हिंदुइज्म, यानी वापस से हिंदुओं को जमा करना, इकट्ठा करना और बताना। वीर सालिंगम पांतुलु सपोर्टेड विडो रीमैरिज। ये सब लोग विडो रीमैरिज पर क्यों काम कर रहे थे? क्योंकि उस समय पर ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी। या तो उनको जला दिया जाता था, या फिर वो ऐसे ही अपनी लाइफ जो थी एक कोने में बैठ कर बिता देते थे, उनके पास कुछ नहीं रहता था करने को। ज्योतिराव फूले कास्ट इक्वालिटी पर काम करा था इन्होंने, जो जाति में भेदभाव किया जाता था उसे रोकने का। कंसर्न अबाउट ह्यूमिलिएशन ऑफ लो कास्ट, द मिजरीज ऑफ लेबर्स एंड प्लाइट ऑफ अपर कास्ट वुमेन, यानी कि जो भी लो कास्ट के लोगों के साथ में दिक्कतें आती थी, प्रॉब्लम्स आती थी, जो उन्हें ह्यूमिलिएशन झेलना पड़ता था, यानी बेइज्जती झेलना पड़ती थी, जो लेबर्स होते थे काम करने वाले उन्हें। पंडिता रमाबाई, इन्होंने वुमेन इक्वालिटी के लिए काम किया था। पेरियार अगेंस्ट कास्ट इनइक्वालिटी एंड हिंदू स्क्रिप्चर्स, मुमताज़ अली वुमेन्स एजुकेशन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर विडो रीमैरिज का इन्होंने भी करा था बाय यूजिंग एंशियंट टेक्स्ट। ट्रू फॉल्स में व्हेन द ब्रिटिश कैप्चर्ड बंगाल दे फ्रेम्ड मेनी न्यू लॉ टू रेगुलेट रूल्स रिगार्डिंग मैरिज, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी। ये सही था कि जब ब्रिटिशर्स ने बंगाल को अपने कब्जे में ले लिया था तो बहुत सारे नए नियम्स बने थे, जिसमें शादी, अडॉप्शन, प्रॉपर्टी किसके नाम होगी, इन सब थे। सोशल रिफॉर्म्स हैड टू डिस्कार्ड द एंशियंट टेक्स्ट इन ऑर्डर टू आर्ग्यू फॉर रिफॉर्म इन सोशल प्रैक्टिसेस। तो जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, यानी जो समाज की जो भी चीज़ें थी उन्हें बदलना चाहते थे, क्या उन्होंने उसके लिए हमारे जो पुराने लिखी हुई चीज़ें थी उन्हें फेंक दिया था या उनका यूज़ नहीं किया था? नहीं, ये गलत है, फॉल्स। रिफॉर्मर्स गॉट फुल सपोर्ट फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ द पीपल इन द कंट्री। क्या रिफॉर्मर्स को हर सेक्शन में से, हमारे समाज के हर जगह से पूरा सपोर्ट मिला था? बिल्कुल नहीं, जबकि लोगों ने उनका काफ़ी ज़्यादा विरोध भी करा था। लोगों को लगा था कि ये क्या चीज़ें करना चाह रहे हैं, जैसे कि विधवाओं की वापस से शादी करवाना या सती प्रथा को रोकना, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत शुरुआत से चली आ रही थी। और चौथा, वाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट वॉज पास्ड इन 1829, ये भी फॉल्स है। हाउ डिड द नॉलेज ऑफ एंशियंट टेक्स्ट हेल्प द रिफॉर्मर्स प्रमोट न्यू लॉज? तो क्या हमारे जो पहले के लिखे हुए जितनी भी पुरानी लिखी हुई चीज़ें हैं उनसे इन्हें नए लॉ बनाने में क्या मदद मिली? Raja Ram Mohan Roy published the Bengali translation of Vedas and of the 5 of the principles of Upanishads to prove that there is only one God. He held all the principal ancient texts of Hindus preached monotheism. तो राजा राम मोहन रॉय ने बंगाली में सारे वेद और उपनिषद लोगों को बताए, पब्लिश करवाए, और इससे ये प्रूफ करा कि सिर्फ एक ही भगवान होता है। मोनोथेइज्म है हमारे यहाँ, यानी कि हम एक ही भगवान की पूजा करते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे, उन्होंने संस्कृत कॉलेज के जो गेट्स थे वो नॉन ब्राह्मण स्टूडेंट्स के लिए भी खोल दिए थे, कि जो ब्राह्मण नहीं हैं वो भी आएँ और संस्कृत सीखें, क्योंकि वो कास्ट और इन सब चीज़ों में नहीं मानते थे। जो प्रीस्टली कास्ट थी, यानी कि जो ब्राह्मण है सिर्फ वही संस्कृत पढ़ सकते हैं। और उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ पहले के लिखे हुए वेदों में या कहीं पर भी नहीं है कि सिर्फ संस्कृत पढ़ने का अधिकार ब्राह्मणों के पास ही है। What were the different reason people had for not sending girls to school? यानी लड़कियों को स्कूल ना भेजने के लोगों के अलग अलग कारण क्या थे? People feared that school would take girls away from home, यानी कि वो घर से दूर चली जाएंगी। Schools would prevent them from doing their domestic duties, कि वो घर का काम नहीं करेंगी।
गर्ल्स हैड टू ट्रैवल थ्रू पब्लिक प्लेस एंड दे शुड स्टे अवे फ्रॉम पब्लिक प्लेसेस, यानी कि उन्हें इसके लिए रास्ते से होकर जाना पड़ता था और उनके हिसाब से उस समय पे लड़कियों को रास्ते में जाने का कोई काम नहीं था, वो घर पर रहें और घर के काम करें। वाई वर क्रिश्चियन मिशनरीज अटैक्ड बाय मैनी पीपल इन द कंट्री, यानी कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, जो यहाँ लोगों को क्रिश्चियन बनाने आए थे, बहुत सारे लोग उन पर हमला क्यों कर देते थे? क्या कुछ लोगों ने उनका सपोर्ट भी करा था, और अगर करा था तो क्या वजह थी? बिकॉज मैनी पीपल सस्पेक्टेड दैट दे वर इन्वॉल्व इन फोर्स्ड कन्वर्जन्स बाय यूजिंग मनी पावर, लोग उन पर हमला इसलिए करते थे क्योंकि लोगों को लगता था कि ये जो है ज़बरदस्ती भी कई बार धर्म परिवर्तन करवा देते हैं या पैसों के दम पर धर्म परिवर्तन करवाने का काम करते हैं। अब कुछ लोगों ने इनका सपोर्ट क्यों करा था? द इकोनॉमिक कंडीशन एंड एजुकेशन ऑफ पुअर एंड ट्राइबल वो मेजर रीजन फॉर सपोर्टिंग क्रिश्चियन मिशनरीज, क्योंकि उस समय में जो मेनली आदिवासी लोग हुआ करते थे, जो गरीब लोग हुआ करते थे, उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो अगर उनको क्रिश्चियन बनने से सब चीज़ों में सपोर्ट मिलता था तो फिर वो लोग क्रिश्चियन बन जाते थे। In the British period, what new opportunities opened up for people who came from castes that were regarded as low, यानी ब्रिटिश के टाइम में क्या नई नई टाइप की अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी लोगों को मिली, जो लो कास्ट के लोग थे स्पेशली उनको क्या मिला? दे बिगेन सेटिंग अप स्कूल्स फॉर ट्राइबल ग्रुप्स एंड लो कास्ट चिल्ड्रन, यानी कि ब्रिटिशर्स ने आदिवासियों के लिए स्कूल्स बनाए, लो कास्ट के बच्चों के लिए भी स्कूल बनाए, ताकि इन बच्चों के पास भी कुछ रिसोर्सेज रहें ताकि वो पढ़ लिख पाएँ। The poor began leaving their villages to look for jobs that were opening up in the cities, यानी गरीब लोग जो थे गांव में रहने वाले, वो गांव छोड़कर अब सिटीज़ की तरफ जाने लगे क्योंकि वहाँ पे जॉब्स मिलते थे। देयर वॉज वर्क इन द फैक्ट्री दैट वर कमिंग अप, नई फैक्ट्रीज खुली जिससे लोगों को रोज़गार मिला। और म्यूनसिपाल्टीज़ में डिगर्स, कैरियर्स, ब्रिकलेयर्स, सीवेज क्लीनर्स, साफ़ सफाई वाले, घर बनाने वाले, कुछ चीज़ें लेकर जाने वाले, पैल्किन बियरर्स, रिक्शा खींचने वाले, ये सब जॉब्स जो थे खुलने लग गए। The poor of the villages and small towns from low caste began moving to cities where there was new demand for labor, यानी कि इसी तरीके से लो कास्ट के लोग या और ज़्यादा गरीब लोग भी सिटीज़ की तरफ जाने लगे क्योंकि वहाँ पे लेबर की ज़रूरत थी। और कुछ जो थे वो आसाम, मॉरिशियस, त्रिनिदाद और इंडोनेशिया चले गए क्योंकि वहाँ पर चाय या कॉफ़ी के बागानों में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी। Poor, the people from low caste saw this as an opportunity to get away from the oppressive hold of the upper caste landlord exercised over their lives and daily humiliation they suffered. तो लोगों ने, जो लो कास्ट के लोग थे स्पेशली, उन्होंने अपने घर इसलिए छोड़े क्योंकि वहाँ पर तो जो ज़मींदार थे या अपर कास्ट के लोग थे उन्हें रोज़ ही बेइज्जत करते थे, तो उन्होंने सोचा क्यों ना शहर जाकर कुछ काम करा जाए। How did Jyotirao and other reformers justify their criticism of caste inequality in society? जो ज्योतिराव और बाकी दूसरे रिफॉर्मर थे जो सोसाइटी में कुछ बदलाव लाना चाहते थे, किस तरीके से उन्होंने कास्ट इनइक्वालिटी पर बात करी, यानी कि अलग अलग जातियों के ऊपर भेदभाव की। ज्योतिराव फूले अटैक द ब्राह्मण्स क्लेम दैट वो सुपीरियर टू अदर्स सिंस दे वर आर्यंस। तो ज्योतिराव फूले जो थे उन्होंने ब्राह्मण्स के ऊपर अटैक करा कि वो जो समझते हैं कि सबसे ज़्यादा सुपीरियर हैं, तो वो नहीं हैं। तो फूले ने आर्ग्यू करा कि जैसा कि ब्राह्मण बोलते हैं कि हम आर्यन हैं, तो आर्यन जो है वो बाहर की तरफ से आए हुए थे, एंड डिफीटेड दोज हु हैड लिव्ड हियर फ्रॉम बिफोर कमिंग ऑफ द आर्यंस। एज आर्यन एस्टैब्लिश देयर डोमिनेंस दे बिगिन लुकिंग एट डिफीटेड पॉपुलेशन एज लो कास्ट पीपल। तो उन्होंने बताया कि आर्यन जब सब कुछ जीत कर यहाँ आए तो उन्होंने जो सब हारे हुए लोग थे उनको लो कास्ट लोगों के जैसा मानना शुरू कर दिया। तो अपर कास्ट का कोई, उन्होंने ऐसा बोला कि अपर कास्ट का कोई अधिकार नहीं है कि वो लोगों के लैंड और पावर छीने। इन रियलिटी जो ये लैंड है यहीं पे रहने वाले लोगों का है, जो इंडिजिनस पीपल हैं, जो इनको आप लो कास्ट बोलते हो। वाई डिड फूले डेडिकेट हिज बुक गुलामगिरी टू अमेरिकन मूवमेंट टू फ्री स्लेव्स? जो उन्होंने बुक लिखी थी गुलामगिरी, वो उन्होंने एक अमेरिकन मूवमेंट टू फ्री स्लेव्स पर दी थी। 1873 में जब फूले ने ये बुक लिखी, उसका मतलब था स्लेवरी, यानी कि जब आप किसी के गुलाम होते हो। उसके 10 साल पहले एक अमेरिकन सिविल वॉर हुआ था जिसमें अमेरिका ने भी अपने यहाँ की स्लेवरी को, यानी कि अपने यहाँ की गुलामी को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया था। तो फूले ने ये बुक उनको डेडिकेट करी थी जो अमेरिकन्स लड़े थे उस टाइम पर गुलामों को छुड़वाने के लिए, जिससे एक लिंक बनती है कि लोअर कास्ट इंडिया में और जो ब्लैक स्लेव्स थे अमेरिका में, जो काले लोग थे जिनको नौकर बना के रखा जाता था, उनके बीच में एक लिंक थी।
व्हाट डिड अम्बेडकर वांट टू अचीव थ्रू टेम्पल एंट्री मूवमेंट? जो अम्बेडकर जी ने एक टेम्पल एंट्री मूवमेंट चलाया था कि मंदिरों में सबको जाने को मिलना चाहिए, तो उनका क्या मकसद था? हिज एम वॉज टू मेक एवरीवन सी द पावर ऑफ कास्ट प्रेजुडिस विद इन द सोसाइटी। वो दिखाना चाहते थे कि जो कास्ट है, जो ये सब चलता है, ये गलत है। Why were Jyotirao Phule and Ramaswamy Nekar critical of national movement? Did their criticism help the national struggle in any way? ये नेशनल मूवमेंट जो था उसकी बुराई करते थे, ऐसा क्यों? फूले बिलीव दैट मोस्टली द अपर कास्ट लीडर्स वर इन्वॉल्व। तो फूले का मानना था कि जो जितने भी अपर कास्ट के लीडर थे, ज़्यादातर वही इस मूवमेंट में थे, लोअर कास्ट के लोग नहीं थे। और उन्हें लगता था कि एक बार जब ब्रिटिशर्स यहाँ से चले जाएंगे तो जो अपर कास्ट है वो लोअर कास्ट को पूरी तरीके से दबा देगी और लोअर कास्ट को अपनी बैटल खुद ही लड़ना पड़ेगी। जो लड़ाई थी ये उनकी खुद की थी। और ये जो बुराइयां थी, जो क्रिटिसिज्म ये करते थे, इससे नेशनल मूवमेंट में मदद मिली। दे नॉट ओनली वांटेड टू बिकेम इंडिपेंडेंट ऑफ ब्रिटिश बट ऑल्सो फ्रॉम कास्ट सिस्टम। यानी ब्रिटिश के साथ साथ वो कास्ट सिस्टम से भी मुक्ति चाहते थे। अब मैं आपको कुछ अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी। आपके बुक के क्वेश्चंस तो कंप्लीट हो गए हैं। डिस्कस द सोशल कंडीशंस ऑन वुमेन अबाउट 200 ईयर्स अगो। यानी इंडिया में 200 साल पहले औरतों की कंडीशन कैसी थी? कुछ 200 साल पहले तक चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग थी। ज़्यादातर जो वुमेन्स थी उनको अर्ली एज में जल्दी शादी कर दी जाती थी। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही जो मैन थे वो एक से ज़्यादा बीवी रख सकते थे। In some parts of the country, widows were praised if they choose death by burning themselves on the funeral pyre of their husbands. यानी कुछ जगहों पर ऐसा था कि जैसे किसी का हस्बैंड मरा और जो वुमेन है, जो उसकी वाइफ है, अगर वो उसी चिता पर जलकर मर जाती है तो उसकी प्रशंसा करी जाती थी। वुमेन हु डाइड इन दिस मैनर वेदर विलिंगली और अदरवाइज वर कॉल्ड सती। यानी कि ऐसी औरतें जो इस तरीके से मर जाती थी, अपनी इच्छा से या कई बार ज़बरदस्ती भी, उन्हें सती बोला जाता था। और वुमेन के प्रॉपर्टी राइट भी बहुत रिस्ट्रिक्टेड थे। उनका एजुकेशन से कोई नाता नहीं था। बहुत सारी जगह पर मानते थे कि अगर वुमेन पढ़ी लिखी होगी तो वो विधवा हो जाएगी। ये सब अंधविश्वास की वजह से था। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पर एक शॉर्ट नोट क्या है? इन मोस्ट रीजन्स पीपल वर डिवाइडेड अलॉन्ग द लाइन ऑफ कास्ट। यानी ज़्यादातर जगहों पर कास्ट सिस्टम चलता था। ब्राह्मण और क्षत्रिय जो थे वो अपर कास्ट होते थे। इसके अलावा जो ट्रेडर्स, मनी लेंडर्स थे, यानी जो पैसे देते थे और जो व्यापार करते थे, वैश्य जिन्हें बोला जाता था, वो उनके बाद आते थे। फिर आते थे जो किसान वगैरह होते थे या आर्टिसंस होते थे, जो मटके बनाते थे या थोड़ा बहुत सामान बनाते थे, उन्हें शूद्र कहा जाता था। और सबसे नीचे लोएस्ट में आते थे वैसे लेबर जो सिटीज़ और विलेजेस में साफ़ सफाई का काम करते थे, जिसको अपर कास्ट ऐसा काम मानते थे कि ये अशुद्ध काम है। तो अपर कास्ट बहुत सारे ऐसे लोगों को अनटचेबल भी मानती थी। उन्हें छुआ नहीं जाता था, मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था, कुएं में से पानी नहीं दिया जाता था, या फिर वहाँ नदी या जो भी थी उनमें नहाने नहीं दिया जाता था। जहाँ पर भी अपर कास्ट जाती थी, कुल मिलाकर उन्हें वहाँ जाना अलाउड नहीं था। इन्हें इन्फीरियर ह्यूमन बींग जैसा देखा जाता था। हाउ डिड द एज ऑफ रिफॉर्मेशन स्टार्ट? किस तरीके से ये शुरू हुआ कि रिफॉर्मेशन होगा, अब चेंजेस होंगे सोसाइटी में? From the early 19th century, debates and discussions about social custom and practices were taking on a new chapter. यानी कि अर्ली 19th सेंचुरी से ही अलग अलग कैरेक्टर स्टार्ट हो गया था सोशल कस्टम और प्रैक्टिसेस का। डिबेट्स होने लगी थी, क्या सही है क्या गलत है। वन इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर दिस वॉज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। इससे इसलिए हुआ क्योंकि नई चीज़ें आ गई, जैसे किताबें, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स। तो जो आम जनता थी वो भी लिख पाती थी अपने आइडियाज़ अपनी भाषा में। ये सारे काइंड के इश्यूज अब डिबेट और डिस्कस किए जाने लगे थे। डिस्कशन जो था बाहर पब्लिक में पहुंचने लगा, जिससे एक सोशल चेंज की मांग करी गई। लाइफ ऑफ अंबेडकर के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन लिखना है, साथ में उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया उसके जैसे। अंबेडकर जी जो थे वो महार फैमिली में पैदा हुए थे। एज बच्चे जब वो थे तो उन्हें बहुत सारी कास्ट की चीज़ें झेलना पड़ी थी। रोज़ स्कूल में भी उन्हें क्लासरूम के बाहर ज़मीन पर बिठाया जाता था। नल से पानी नहीं पिया दिया जाता था, जहाँ पर अपर कास्ट के बच्चे पानी पिया करते थे। स्कूल ख़त्म होने के बाद उन्होंने यूएस गए, वो फेलोशिप लेकर आगे की पढ़ाई करे। जब वो वापस लौटे 1919 में, तो उन्होंने एक्सटेंसिवली अपर कास्ट पावर के बारे में लिखा। 1927 में अंबेडकर जी ने टेम्पल एंट्री मूवमेंट स्टार्ट करवाया, जिसमें महार कास्ट या जो भी लोग थे उनके साथ गए और मंदिरों में घुस गए। तो जो ब्राह्मण थे
उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया जब दलित जो थे उन्होंने पानी पीना भी शुरू कर दिया। अंबेडकर जी ने ऐसे 3 मूवमेंट चलाए थे, टेम्पल एंट्री मूवमेंट 1927 से 1935 के बीच में, ताकि लोग देख सकें कि उनके पास भी पावर है। ब्रह्मो समाज क्या था? ब्रह्मो समाज 1830 में बना था, जिसमें कोई भी आइडल्ट्री नहीं थी, सैक्रिफाइसेस नहीं थे, यानी कि किसी भी एक मूर्ति का पूजन नहीं किया जाता था, किसी भी तरीके की बलि नहीं चढ़ाई जाती थी। उपनिषद में वो भरोसा रखते थे। प्रार्थना समाज 1867 बॉम्बे में बना था, जिसमें सारे कास्ट रिस्ट्रिक्शन हट गए थे, चाइल्ड मैरिज हट गई थी, यानी बाल विवाह हट गया था, और लोगों को पढ़ाया जाता था, खास करके औरतों को, और विडो रीमैरिज पर से भी बैन हटा दिया गया था। वेद समाज मद्रास में 1864 में बना था। वेद समाज ब्रह्मो समाज से इंस्पायर होकर ही बना था। ये भी कास्ट में जो भी भेदभाव हुआ करते थे उसके लिए काम करता था। साथ में वुमेन्स एजुकेशन और विडो रीमैरिज पर भी काम करते थे। रामकृष्ण मिशन रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु थे उनके नाम पर रखा गया था। ये सोशल सर्विसेज और सेल्फलेस एक्ट करने का काम करते थे, यानी दूसरों की मदद करना, दूसरों की सेवा करना, समाज की सेवा करना। वुमेन सिस्टम कैसा था एजुकेशन का उस समय पर? विद्यासागर इन कैलकाटा एंड मेनी अदर रिफॉर्मर्स इन बॉम्बे सेटअप स्कूल फॉर गर्ल्स, यानी इन सब ने बहुत सारे स्कूल्स खोले थे गर्ल्स के लिए खासकर। When the first schools were opened in the mid 19th century, many people feared that school would prevent them from doing their domestic duty। जैसा कि हमने पहले देखा, लोग डरते थे कि लड़कियां अगर पढ़ेंगी तो घर के काम कौन करेगा। तो ज़्यादातर एजुकेटेड वुमेन जो थी वो घर पे ही पढ़ाई गई थी, या तो उनके फादर्स ने उन्हें पढ़ाया था या उनके हस्बैंड्स ने, कई बार वो अपने आप को खुद ही पढ़ाती थी। लैटर पार्ट ऑफ द सेंचुरी स्कूल्स जैसे जैसे खुलते गए, आर्य समाज पंजाब में, ज्योतिराव फूले महाराष्ट्र में, तो जो मुस्लिम थी उन्होंने भी पढ़ना शुरू करा, उन्होंने कुरान पढ़ना शुरू करी, वहाँ पर औरतें घर घर पढ़ाने जाने लगीं। और 20th सेंचुरी तक आते आते मुस्लिम वुमेन जो बेगम्स थी उन्होंने प्राइमरी स्कूल्स खोले लड़कियों के लिए। कुछ समय बाद 1880s में इंडियन वुमेन जो थी यूनिवर्सिटीज़ जाने लगी, कुछ डॉक्टर्स बनी और कुछ टीचर्स भी बन गई। राजा राम मोहन राय कौन थे और उन्होंने क्या काम करे थे? राजा राम मोहन राय एक सेंट्रल फिगर थे न्यू अवेकनिंग के। वो पहले लीडर थे मॉडर्न इंडिया के जिन्होंने कुछ बदलाव लाने की कोशिश करी थी। ईस्ट और वेस्ट की थिंकिंग को जोड़कर वो बदलाव लाना चाहते थे। मैन ऑफ एक्शन थे, फियरलेस थे एज लॉयन, डरते नहीं थे किसी से भी। पूरी लाइफ उन्होंने जितने भी हमारे समाज की बुराइयां हैं उनके खिलाफ लड़ा। उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या थे? उन्होंने आइडल वर्शिप को रोका, यानी मूर्ति पूजन को रोका। उन्होंने बताया कि एक ही भगवान है। 1828 में उन्होंने एक नई रिलीजियस सोसाइटी खोली जिससे ब्रह्म समाज या ब्रह्मो समाज बोला गया बाद में, जिसमें सिर्फ हिंदुइज्म था, एक ही भगवान को मानना। उन्होंने लोगों के ग्रुप बनाए और इन ग्रुप्स का काम ये था कि देखना कि अगर किसी को ज़बरदस्ती सती तो नहीं बनाया जा रहा है। और ही वॉन्टेड एक्चुअल रेंट पेड बाय कल्टिवेटर शुड बी फिक्स्ड। ही वॉज द प्रोपगेटर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशंस फैलाने का काम किया था। ही अटैक्ड पॉलीगैमी, उन्होंने पॉलीगैमी पर अटैक करा था कि आप एक से ज़्यादा बीवी ना रखें। और उन्होंने विडो रीमैरिज पर काम किया था। राइट द रोल ऑफ पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर इन इम्प्रूविंग कंडीशंस ऑफ विडो, व्हाट डिफिकल्टी ही हैड फेस्ड फॉर दिस लाइफ, यानी पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे उन्होंने क्या काम करा और उनके खुद की लाइफ में क्या डिफिकल्टी रही। पंडित विद्यासागर इज रिमेंबर ग्रेटफुली बाय कंट्रीमैन फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू अपलिफ्ट द इंडिया डाउन ट्रॉडन वुमेनहुड, यानी उन्होंने औरतों के लिए बहुत काम किया है। और उन्होंने अपने पूरी लाइफ में सिर्फ विडोज़ के लिए काम किया, यानी जो विधवा है, क्योंकि उन्हें बहुत बुरा लगता था उनको ऐसे देखकर। 1855 में पावरफुल वॉइस उठाई उन्होंने विडो रीमैरिज पर। उन्होंने 25 विधवाओं की शादी कराई थी 1855 से 1860 के बीच में। अब इन्हें क्या हुआ था, बहुत सारे लोगों ने, ऑर्थोडॉक्स हिंदू जो थे, इन्होंने बहुत दुश्मनी ली इनसे। कई बार लाइफ में उन्हें थ्रेटन्ड हुए वो, कई बार उन्हें लाइफ में लोगों ने हमला भी करा और इसके साथ में मारने की बात भी कही, लेकिन फिर भी फेयरलेस माइंड और करेज से उन्होंने ये करा। ही प्रैक्टिस व्हाट ही बिलीव्ड। इसके कंसिक्वेंसेस क्या हुए, यानी ये जो सोशल रिफॉर्म्स हुए, यानी कि समाज में बदलाव करने की जितनी भी चीज़ें हुई, इससे क्या मिला आखिरी में? बहुत सारे इंडियंस को समझ में आया कि ये चीज़ें ज़रूरी थी जो हो रही थी, ताकि पूरी कंट्री का विकास हो सके। और इससे नेशनल सेंटिमेंट्स बढ़े, एजुकेशन बढ़ी, वेस्टर्न आइडियाज़ बढ़े, कल्चर बढ़ा और हमारे यहाँ पे अवेयरनेस
बढ़ती चली गई। लोग आखिर में समझने लग गए कि जो ये चीज़ इतने समय से कर रही है गलत है, किन चीज़ों की ज़रूरत है, किन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अब एड ग्रेड के क्वेश्चंस देखेंगे हम। हु फाउंडेड द आर्य समाज? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करी थी 1875 में, जो हिंदुइज्म को रिफॉर्म करता था। हिंदू के बारे में बहुत सारी चीज़ें उसमें बताई जाती थी। वाई इज राजा राम मोहन रॉय रिगॉर्डेड एज सोशल रिफॉर्मर? ये हमने अभी पहले ही देखा है कि राजा राम मोहन रॉय जो थे वो बहुत पहले ही लीडर थे। उन्होंने बहुत सारे बदलाव लाए थे हमारी सोसाइटी में। कुछ चीज़ें ऐसी जो वो सोचते थे कि गलत हैं, उन्होंने उन्हें भी बदला था। कुछ मेन सोशल रिफॉर्मर्स कौन थे, ये हमने पहले ही क्वेश्चन में देखा था। राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, पंडित रमाबाई, श्री नारायण गुरु, ज्योतिराव फूले, ईवी रामास्वामी नायकर एक्सेट्रा। ये बहुत सारे कुछ थे जिन्होंने रिफॉर्म्स खोले थे। राजा राम मोहन रॉय के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि वो वुमेन की कौन सी लाइफ के बारे में थे। तो वो वुमेन के विधवा जो पार्ट होता था उसके बारे में ज़्यादा चिंतित रहते थे, और सती प्रैक्टिस के बारे में। राजा राम मोहन रॉय जो थे उन्हें काफ़ी सारी भाषाएं आती थी, तो उन्होंने अपनी राइटिंग्स के थ्रू अलग अलग भाषा में बताया कि किसी भी जगह पर ये नहीं लिखा है कि औरत को चिता में बिठाकर जला देना अच्छा होता है या इससे किसी को कुछ फ़ायदा होता है। तो राजा राम मोहन रॉय जो पढ़े लिखे थे उनके बारे में लोग अब ज़्यादा से ज़्यादा सुनना चाहते थे। विच वुमेन हैव एक्सटेंडेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन इनकरेजिंग वुमेन्स एजुकेशन? तो महिलाएं कौन कौन थी इस समय पर जिन्होंने महिलाओं की ही एजुकेशन के लिए काम किया था? कुछ मुस्लिम वुमेन्स थी, जैसे जो बेगम्स थी भोपाल की, उन्होंने स्कूल्स वगैरह खोले थे, प्राइमरी स्कूल्स अलीगढ़ में। बेगम रुकैया सखावत हुसैन जो थी, उन्होंने मुस्लिम गर्ल्स के लिए पटना और कलकत्ता में स्कूल खोले थे। इसके साथ में पंडिता रमाबाई जो थी संस्कृत पढ़ाती थी। ये बहुत ज़्यादा इन्हें लगता था कि हिंदू जो औरतें हैं उनका ऑपरेशन होता है बहुत ज़्यादा, यानी उन्हें दबाया जाता है। तो उन्होंने बुक लिखी थी कि जो अपर कास्ट की भी हिंदू वुमेन है उनकी लाइफ भी कितनी ज़्यादा मिजरेबल होती है, वो कितना परेशान रहती हैं। और उन्होंने एक विधवाओं के लिए घर खोला था पूना में, जहाँ पर उन्हें रखा जाता था, क्योंकि अगर हस्बैंड का रिलेटिव्स जो हैं उन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे तो वो वहाँ आकर रह सकती थी। स्कूल्स से डर के बारे में हम पहले ही देख चुके हैं। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट कब आया था? 1929 में आया था, जहाँ पर कोई डिबेट्स नहीं हुई थी, स्ट्रगल्स नहीं हुए थे। इसके बाद में जो मैन है वो 18 साल से कम का है तो उसकी शादी नहीं की जाएगी, और अगर वुमेन है 16 ईयर्स से कम की है तो भी उसकी शादी नहीं की जाएगी। और फिर थोड़ा टाइम बाद ये जो लिमिट्स थी ये 21 कर दी गई आदमियों के लिए और 18 कर दी गई औरतों के लिए। सत्यशोधक समाज की शुरुआत किसने करी थी और किस चीज़ के लिए करी थी? महात्मा ज्योतिबा फूले ने इसको 24 सितंबर 1873 में ढूंढा था, और ये जो था मॉडर्नाइजिंग करने के लिए था इंडियन सोसाइटी को। ये एक बहुत बड़ा स्टेप था सोशल जस्टिस में। ये एक कैंपेन था जिसमें इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल जितने भी तरीके के करप्शन थे और जो भी बुराइयां थी हमारे यहाँ पर, कास्ट सिस्टम जैसी, मेन और वुमेन में भेदभाव के जैसी, सुपरस्टिशंस के जैसी, यानी कि जो भी अंधविश्वास था उन सब के खिलाफ। और ज्योतिबा फूले जो थे वो हिंदुज़म पे एक डायरेक्ट चैलेंज थे। और इसके साथ में ज्योतिबा फूले जो थे उन्होंने कुछ पॉपुलर मिथ्स जो लोग पढ़ते थे बुक्स में गुलामगिरी में बताई थी, अवेयरनेस क्रिएट करी उन्होंने, जिससे एंटी कास्ट मूवमेंट चालू हुए कंट्री में बहुत सारे टाइम बाद। तो ये जो लेसन है आपका ख़त्म हो गया है। इसके पहले के लेसन्स डले हुए हैं, आप वो देख सकते हैं ऑलरेडी। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारे अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलते रहें, क्योंकि हम अभी बीच बीच में और भी इम्पॉर्टेंट लेसन क्वेश्चन आंसर्स डालेंगे। इसके साथ में हमारा एक चैनल और है, जस्ट वॉच डेली, तो आप उसे भी सब्सक्राइब करें।